चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न या जिसे कहते हैं वार्तिक प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, पहले कुछ सूत्र हैं। इसका जब भी हम सवाल करने जाएंगे तो कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, वो हम देख लें। जैसे कोई संख्या अगर यक्स है तो उसका व्युत्क्रम कहेगा, तो व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, ये याद रखिएगा। जब भी कहीं प्रश्न में अगर व्युत्क्रम की बात करेगी तो कोई संख्या यक्स रहेगी तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम अगर हम करेंगे तो होगा 1/2, उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर हम y मानते हैं तो y का व्युत्क्रम होगा 1/y। ठीक है, तो ये हो गया व्युत्क्रम। जब प्रश्न हल करेंगे वहां पर व्युत्क्रम शब्द आएगा तो व्युत्क्रम का मतलब कि जस्ट उसका उल्टा, ये याद रखिए। अगर कहीं क्रमागत संख्या है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से क्रमागत संख्याओं की बात करेगी तो पहली संख्या अगर हमने यक्स मान लिया तो दूसरी संख्या x+1, तीसरी x+2, 3 की जगह अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं x+3, 5 हैं तो x+4, 6 हैं x+5, इस तरह से। तो क्रमागत संख्याओं की जब बात करेंगे तो क्रमागत संख्याओं का मतलब उसमें x हमने कोई संख्या मान लिया, उसमें 1, 2, 3 जोड़ते जाएंगे, अगली मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, अगली संख्या मिल गई, 3 मिल गई। तो ये है, अगर कहीं क्रमागत संख्याओं की बात आएगी तो पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी x+3, चौथी x+2 और चौथी x+3, पांचवी x+1, मतलब उसमें 1 जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 है तो अगली क्रमागत संख्या 3 क्या होगी, 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे, फिर 2 में 3 जोड़ देंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से मिलता जाएगा। अगर 3 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा, 3 क्रमागत संख्याएं तो शुरू से ये मानेंगे। अगर 4 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो 1, 2, 3 ये भी मान लेंगे। तो प्रश्न में अगर कहीं क्रमागत संख्याओं का बात आएगा तो एक मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x+1, फिर x+2, फिर x+3, इस तरह से मानते जाएंगे। ये भी आएगा कि क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं की बात करेगा। तो अगर कहीं क्रमागत सम संख्या की बात करेगा या विषम संख्या की बात करेगा तो 3 ठो रहेगा, तो एक x+x, x+2, x+4। अगर 4 की बात होगा तो x+6, देखिए इसमें 2 जोड़ते जा रहे हैं, और x+8, x+10, इस तरह से। अगर 3 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो ये कर देंगे 1, 2, 3, x+2, x+4। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दोनों के लिए एक ही मानेंगे, x मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे, इस तरह से। जब प्रश्न आएगा तो उसमें ये मानना पड़ेगा। कहीं 3 क्रमागत संख्याओं का प्रश्न आएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का प्रश्न आएगा तो पहली क्रमागत संख्या मानेंगे x, फिर x+2, फिर x+4, इस तरह से। जैसे सम संख्याओं की बात करेंगे तो सम संख्याओं में 2 जोड़ते जाएंगे, मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 में 2 जोड़ दिए, अगली मिल गई, फिर 2 में 4 जोड़ दीजिए, फिर 2 में 6 जोड़ दीजिए, फिर 2 में 8 जोड़ दीजिए, फिर 2 में 10 जोड़ दीजिए। कैसे, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिल गया। ये सम संख्याओं की बात है। तो सम संख्याओं के लिए हम 2 जोड़ते जाते हैं, x, x+2, x+4। अगर कहीं विषम संख्याओं की बात आएगी तो मान लीजिए 1 हो गया, फिर 1 में 2 जोड़ देंगे, फिर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
9 हो गया और 11 हो। तो अगर विषम संख्याओं की भी बात करेंगे तब भी हम 2 जोड़ते रह जाएंगे। तो सम संख्या या विषम संख्या किसी की भी जिक्र करेगा तो वहां पर हम पहली संख्या मानेंगे x, दूसरा x+2, तीसरा x+4। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इस्तेमाल होगा कि कहीं प्रश्न में अगर व्युत्क्रम कहेगा तो एक x होगा और दूसरा 1/x होगा। कहीं 3 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो एक x होगा, एक x+1 होगा, एक x+2 होगा। अगर कहीं 3 क्रमागत सम या विषम संख्याओं की बात करेगा तो एक x होगा, एक x+2 होगा, एक x+4 होगा। और एक पाइथागोरस प्रमेय, ये जो लगता है ये समकोण त्रिभुज में लगता है। ये समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। अगर कहीं समकोण त्रिभुज है तो ये प्रमेय लगता है। ये पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम है। ये होता है कर्ण जो तिरछे वाली जो होता है, ये कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है। ये जो तिरछे है ये हो गया कर्ण, और ये जो जमीन से सटा है ये हो गया आधार, और ये जो खड़ा है इसे कहते हैं लंब। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो उसका प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब, कर्ण। कर्ण ये तिरछे वाला, और एक जो नीचे की तरफ रहेगा वो हो जाएगा आधार, और जो ऐसे खड़ा रहेगा दोनों लंबवत रेखाओं में, ये दोनों 90 अंश की वाली रेखाएं हैं, तो 90 अंश वाली रेखाओं में एक हो जाएगा आधार और एक हो जाएगा लंब, और ये तिरछे जो है वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हमने इसको x मान लिया, इसको 3 है, इसको 4 है, तो x² बराबर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण का वर्ग, ये जो तिरछे का वर्ग, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर कहीं समकोण त्रिभुज पर कोई प्रश्न आता है तो हम यही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय। तो 4 हमने देखा, अगर कहीं व्युत्क्रम का जिक्र होगा तो एक x मानेंगे तो दूसरा 1/x। 3 क्रमागत संख्याओं का जिक्र होगा तो एक x मानेंगे, एक x+1, दूसरा x+2। 4 होगा तो एक ठो बढ़ जाएंगे, मतलब 1 जोड़ते जाएंगे। 3 क्रमागत सम या विषम संख्याओं की बात होगी तो 2-2 जोड़ते जाएंगे, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की। x, x+2, x+4, इस तरह से। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चल, तो देखिए अब है कहीं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर कोई मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण है 90, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे लंब, यानी इनका गुणा कर देंगे। जैसे अगर ये 3 है, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज की आधार जो है 3 मीटर है, लंब जो है 4 मीटर है। ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 3 गुणे 4, यानी 1/2 2 तिहाई 12, यानी 6 वर्ग मीटर। तो याद रखें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 आधार और लंब का आपस में गुणा कर देंगे, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, तो अगर हमें आधार पता है, लंब पता है, तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत अगर हो गया कहीं, अगर मान लीजिए कहीं एक आयत हो गया, इसकी लंबाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो वही होगा हमारा क्षेत्रफल। जैसे ये अगर x है और ये x+2 है, चूंकि द्विघात समीकरण है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणे
एक्स प्लस टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई से 2 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, x ब्रैकेट में x प्लस टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चूंकि जो भी बनाएंगे हम वो द्विघात समीकरण के ही रूप में आएगा, तो ये हो गया। अगर परिमाप की बात करेगा, परिमाप का मतलब कि चारों भुजाओं का योग, इसको जोड़ दीजिए, लंबाई धन चौड़ाई, फिर इधर लंबाई आ जाएगा और इधर चौड़ाई आ जाएगा, इधर लंबाई आ गया और इधर चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अगर मान लीजिए एक भुजा x है, दूसरी भुजा x प्लस टू है, x प्लस टू, टू ब्रैकेट में x प्लस टू टू एक्स प्लस टू यानी 4x प्लस 4, ये तो यह क्या, ये परिमाप का मतलब दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई अगर x है, चौड़ाई x प्लस टू है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, या चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो एक दिन x जोड़िए, x प्लस टू जोड़िए, फिर x जोड़िए, फिर x प्लस टू जोड़िए, 1 2 3 4x प्लस 4, ऐसे। तो ये आयत का परिमाप हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र याद रखिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये तो पता होगा सबको, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी आएगा कहीं ना कहीं सवाल में। अगर चाल वाली चीज आ गई तो चाल बराबर दूरी बटे समय याद रखना। अब देखिए ये चाल बराबर दूरी बटे समय, अब देखिए आगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात। जो वस्तु खरीदी जाती है उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जो जितने दाम में बेची जाती है, जितने में खरीदेंगे तो खरीदने वाला जो मूल्य होगा वो होगा क्रय मूल्य, और जितने में हम बेचते हैं वो बेचने वाला मूल्य होता है। कोई वस्तु जितने में बेची जाती है, जैसे अगर मान लीजिए रमेश है, रमेश ने एक कार खरीदी, 4,000 रुपए में, 4 लाख रुपए में, 4 लाख में ये खरीदी, अब बेचा 5 लाख रुपए में, तो ये जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, ये जो खरीदने वाला मूल्य है वो होगा क्रय मूल्य, और बेचने वाला मूल्य होगा विक्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगी, लाभ कब होगा जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, लाभ तब होगा जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा। अगर कोई सामान खरीदता है उसको लाभ होता है, तो लाभ का मतलब कि जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होगा, तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा, तो बेचने वाले मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जब लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि बेचने वाला लाभ हमें तभी होगा जबकि हम ज्यादा पैसा हम बेचेंगे, 4,000 में खरीदे, 4 लाख में खरीदे, 5 लाख में बेच दिए तो हमें लाभ हो गया। लेकिन हानि कब होगी, अगर हम जितने का खरीदे हैं उससे कम में बेचें, जैसे 4 लाख का खरीदे, अगर हम 3.5 लाख में बेचे, 3,50,000 में बेच दें, 4 लाख के खरीदे, 3,50,000 में बेच दें, तो इसमें जो है क्रय मूल्य ज्यादा होगा, इसमें अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हमेशा अधिक में से कम घटता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होगी। तो लाभ और हानि, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, और हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, तो ये लाभ और हानि का हो गया। अब प्रतिशत देखें, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत।
देखिए कहीं अगर हमें लाभ का प्रतिशत निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए हम 10 रुपए में खरीदे, 15 रुपए में बेच दिए। 10 रुपए में खरीदे और 15 रुपए में बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो जितना लाभ माने लाभ में से लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जो लाभ है वो ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। हानि लाभ या हानि रहेगा, वो ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा। 100 का गुणा कर देंगे। लाभ का मतलब लाभ कितना होगा? ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ का मतलब विक्रय वाले में से क्रय वाला घटा दीजिए। 15 माइनस 10 यानी 5 रुपया। तो ये लाभ ऊपर बटे क्रय मूल्य कितना है? 10 गुणे 100 कट गया, यानी 50% का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो वो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हुआ? खरीदे क्रय मूल्य है 10, बेचे हैं 15, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, आ गया 5। लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 100, 10 गुणे 100। यहीं पर अगर प्रतिशत हानि की बात करता, हम 10 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच दिए, तो हानि बटे क्या करेंगे? हानि बटे क्रय वाले में से विक्रय वाला घटाएंगे 5 रुपया, तो 5 बटे 10 गुणे 100। हानि बटे 10 क्रय मूल्य गुणे 100 कट गया। 50% की यहाँ पर लाभ हुआ और यहाँ पर हानि हो गया। तो लाभ के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इस तरह से। अब 2 अंकों की संख्या है, एक होगा, एक प्रश्न ऐसा आएगा, ये हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण में भी पढ़े थे कि 2 अंकों की संख्या रहेगी, उसके अंकों को अगर उलट दिए तो 2 अंकों की संख्या मानेंगे अगर x दहाई मानेंगे, y इकाई मानेंगे, यानी एक्स वाई, ये हमारी हो गई संख्या। तो ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई, तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। हम बताए थे यहाँ पर कि जैसे कोई संख्या 23 लिखते हैं तो 10 यानी दहाई में 2 का गुणा करिए, 3 जोड़ दीजिए। अगर 34 लिखते हैं तो दहाई है 3, इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 में 3 का गुणा कर देंगे, फिर इकाई जोड़ देंगे, 34 10 30 34। अगर 57 हो गया तो 10 का दहाई में गुणा करेंगे, इकाई जोड़ देंगे। तो यही है, ये इकाई है, दहाई है, तो 10 का इकाई में गुणा कर दिए, दहाई में गुणा कर दिए, इकाई जोड़ दिए। अगर उलट दिए, वाई एक्स हो गया, यानी ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई। तो 10 का गुणा किस में होता है? दहाई में, और जोड़ते कौन है? इकाई। तो ये उलट दिए, तो पलट देंगे तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, और वैसे रहेगी संख्या 10x प्लस वाई नॉर्मल में। ठीक है, तो ये तो कुछ सूत्र थे। इसके बाद इसी सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? सवाल लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से ही 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से ही 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारा प्रश्न है, हम अभी संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। संख्या के प्रश्न जैसे हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण में कर रहे थे, तो वही काम करना है। पहले समीकरण बनाएंगे, वहां पर दो चर के रैखिक समीकरण बन रहे थे, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे, समीकरण अपने आप बन के तैयार हो जाएगा।
समीकरण बनेगा, उस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यही हमारा काम है। जैसे एक संख्या और उसका व्युत्क्रम को जोड़ देंगे तो आ रहा है 4 से 1/4, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही है। तो देखिए संख्या है और उसका व्युत्क्रम, तो जो पहले पूछेगा उसको मान लेते हैं। पहला काम, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x। फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। वही काम जैसे दो चरों के रैखिक समीकरण में करते थे कि जो पूछ रहा है उसे मान लेते हैं x। फिर अपना द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए, हमारा द्विघात समीकरण अपने आप बन जाएगा। तो जो पूछ रहा है उसको मान लें, द्विघात समीकरण बनाएं, उसको सॉल्व करें, x का मान अपने आप आ जाएगा। तो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संख्या। संख्या पूछ रहा है, इसी को हमने x मान लिया। तो कह रहा है संख्या और उसका व्युत्क्रम को जोड़ दे रहे हैं तो 4 से ही 1/4 हो रहा है। तो हमने जो पूछा उसे मान लिया x। अब क्या कर रहा है? संख्या और उसका व्युत्क्रम, संख्या क्या है? x, और उसका व्युत्क्रम क्या है? 1/x। दोनों को जोड़ते रहे, कितना आ रहा है? 4 से ही 1/4। ये हमने वही किया जैसे जैसे प्रश्न कहा। प्रश्न पहले तो जो पूछा उसे मान लिए, संख्या पूछा, संख्या को मान लिया। फिर द्विघात समीकरण बनाए। द्विघात समीकरण कैसे? ये पहला स्टेप किए। दूसरा स्टेप कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते गए। तो संख्या हो गई और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने अभी हमने देखा है कि उल्टा, संख्या और उसका व्युत्क्रम। इसको सॉल्व करिए, x² + 1/x, 4 चौका 16, 1 17/4, गुणा कर दीजिए। 4x² + 4 बराबर 17x, 4x² - 17x + 4 बराबर 0। ये हमारा दूसरा काम हो गया। पहला स्टेप हो गया, जो पूछा उसे मान लिया। दूसरा काम क्या हो गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इसके पहले हम लोग द्विघात समीकरण ही हल करते आए हैं, चाहे विविधकर से कर दें, चाहे ये गुणनखंड से करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 4 चौका 16, यानी AC का गुणनखंड करते हैं ना, A B C। A की वैल्यू हो गई 4, B की हो गई -17 और C की वैल्यू हो गई 4। AC का गुणनखंड करते हैं, 16। 16 का गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 17 आए, तो 16 और 1 17 हो गया। या सीधे डायरेक्ट हम लोग विविधकर के नियम से लगा दें, -b + माइनस से, वो भी कर सकते हैं त्रित्राचार्य के नियम से। x बराबर सीधे -b + माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -17 और c की वैल्यू है 4। तो -17 + माइनस कड़ी में b यानी -17 का स्क्वायर -4, a का मतलब 4, c का मतलब 4 बटे 2, a का मतलब 4। 17 + माइनस 17 × 17, 17 × 17, तो 17 17 119, 17 × 17 289, कड़ी में 289 - 4 चौका 16 चौका 64 बटे 2 + 17 + माइनस 289 में से 64 घटा दीजिए,
तो कितना आ गया 225, 225/2 17 प्लस माइनस ये है 225 15 का स्क्वायर 15/2 तो यदि आप प्लस ले लीजिए तो 17 प्लस 15/2 तो 17 15 32/2 यानी 16 आ गया। माइनस ले लीजिए 17 माइनस 15/2 2/2 यानी कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई एक 16 और दूसरा हो गया 1, यही हुआ। तो इस समीकरण को हल करना है, हम चाहे श्रीधराचार्य के नियम से हल करें, चाहे गुणनखंड विधि से हल करें, चाहे जैसे हल करें। हमें करना क्या है, जो पूछेगा वही, जैसे दो चरों के रैखिक समीकरण में हम कर रहे थे वही काम करेंगे। जो पूछेगा उसे मान लेंगे और फिर जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए, समीकरण बन जाएगा। जो पूछा उसे मान लिया, फिर द्विघात समीकरण बनाए, फिर उसको सॉल्व किए। जो पूछा कह रहा था संख्या और उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर 4 से ही 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या को हमने x मान लिया। अब द्विघात समीकरण बनाना है, तो कह रहा है संख्या और उसका व्युत्क्रम यानी संख्या और उसका उल्टा जोड़ रहे हैं, तो 4 से ही 1/4 है। तो अब यही जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे किया। संख्या और उसका उल्टा यानी x और उसका उल्टा 1/x दोनों को जोड़ दिए, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया, उसको सॉल्व किए, x की वैल्यू आ गई 16 और x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चल ओहो, यहाँ देखिए गड़बड़ी हो गया ना। 2a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4 है ना, गड़बड़ हो गई। ये 2a a की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहाँ क्या रहेगा 8 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक हो गया 4 8 चौका 32, माइनस करें देंगे तो 8 यानी 1/4, यानी एक होगा 4 और एक होगा 1/4। ठीक है, ये तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा। ए की वैल्यू 2a, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो जहाँ 2 कर रहे थे वहां पर 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 और 1/4। ठीक है, तो जो पूछेगा वो मान लेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल।